नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज के एजेंडा को लेकर, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। और आपको शुरू में ही याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। आज की मेरी लिस्ट में पहली स्टोरी है किस तरीके से आज राहुल गांधी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास पहुंचे। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर्स भी थे। क्या कुछ गतिविधियां रही किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर है एक लव जिहाद का मामला जो बिजनौर से आ रहा है। एक अजीब सा मामला जिसमें कि मुसलमान युवक एक अपनी दलित हिंदू युवती यानी कि सहपाठी के साथ पिज्जा खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और पुलिस आती है और उस मुसलमान लड़के को अरेस्ट करती है यानी कि गिरफ्तार करती है और साथ में ही उसमें तमाम केसेस भी उस लड़के के ऊपर दर्ज कर देती है। इस केस के बारे में भी आपको बताऊंगी। और तीसरी खबर है कि किस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगे जो हुए थे 2013 में, उसमें जो बीजेपी विधायक के खिलाफ जो केसेस दर्ज थे, उन केसेस को वापस लेने की तैयारी में जुटी हुई है योगी सरकार। उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। बात करते हैं किसान आंदोलन की और उसका आज 29वां दिन है। जी हां, लगभग 1 महीने होने को आ रहा है किसान आंदोलन में, और लेकिन जो गतिरोध है केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वो बना हुआ है। अभी थोड़ी ही देर पहले की खबर है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर से एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी पर जो कृषि सचिव हैं विवेक अग्रवाल, उनके भी सिग्नेचर्स हैं। और उस चिट्ठी में ये साफ साफ कहा गया है कि बातचीत के लिए एक ओपन माइंड से केंद्र सरकार तैयार है और कब तारीख और दिन किसान खुद मुकर्रर कर सकते हैं कि कब वो बातचीत चाहते हैं। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा है कि जो 1 दिसंबर, 3 दिसंबर और 5 दिसंबर को जो मीटिंग्स हुई थी, उन मीटिंग्स में क्या कुछ हुआ था उसको भी साथ में रखकर टेबल पर और आगे की बातचीत की जाएगी, ऐसा नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी नरेंद्र सिंह तोमर ने 1-2 चिट्ठियां और लिखी हैं, एक ओपन लेटर भी लिखा था। कल जब किसानों को जवाब देना था तो किसान इस बात पर ही टिके रहे कि किसी भी तरीके के बदलाव या अमेंडमेंट से वो तैयार नहीं है और वो इसी बात को लेकर रेडी हैं कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। तो जो गतिरोध है किसानों और सरकार के बीच में वो बना हुआ है। कल मैं कई घंटे मैंने वहां पर सिंघू बॉर्डर पर गुजारे और जो वहां पर किसानों की जो भावनाएं थी, ऐसा लग रहा है कि उनकी भावना को ठेस पहुंचा है, उनके अस्तित्व को कोई खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वहां के किसानों से बातचीत करके ये पता चलता है। और सिर्फ किसान ही नहीं बल्कि जो किसान के परिवार की महिलाएं हैं, जो बच्चे वहां पर मौजूद हैं, उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल गड़ गई है कि जो ये कानून केंद्र सरकार लेकर आई है, ये किसानों के लिए ये कानून बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनफैक्ट उस भीड़ में मैंने ऐसे कई किसान देखे जो कि बाहर विदेशों में जो सेटल कर गए थे, वो किसान अब आए हैं और इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वजूद की लड़ाई है वो पूरी तरह से इस समय चल रही है। अब रही बात जो विपक्षी पार्टीज का स्टैंड है, आज राहुल गांधी का प्लान ये था कि वो राष्ट्रपति भवन से मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, लेकिन इस बात को परमिशन नहीं मिली। और इसके बाद सिर्फ राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी रामनाथ कोविंद जी से मिले, उनको ज्ञापन सौंपा जिसमें कि 2 करोड़ किसानों के सिग्नेचर्स थे। बाहर निकलकर राहुल गांधी ने प्रेस में बातचीत करते हुए ये कहा कि ये जो तीनों कानून है इसे वापस ही लेना चाहिए। और जो लोकतंत्र है अपने देश में, राहुल गांधी ने कहा कि वो बिल्कुल ख्याली है, यानी कि सिर्फ ख्यालात में हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन असल जिंदगी में लोकतंत्र बिल्कुल बचा नहीं है। क्योंकि अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ कोई बात करते हैं तो आपको आतंकवादी ठहराया जाता है, आपको एंटी नेशनल बताया जाता है। यहां तक कि आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर मोहन भागवत भी आकर आज केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो उनको भी आतंकी ही बताया जाएगा, उनको भी सरकार के खिलाफ बताया जाएगा। तो ये बात आज राहुल गांधी ने कही है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ जिधर सरकार ने तेजी अपनी पूरी ताकत लगा दी है कि किस तरीके से किसान सम्मेलन में बात करे लोगों से और चौपालों के जरिए वो बताए कि ये कृषि कानून
उनके हित के लिए है। वहीं दूसरी तरफ जो ये किसान हैं, इन्होंने और आंदोलन तेज करने के लिए सोच लिया है। आपको बताया था कि 25 और 27 दिसंबर के बीच में जो हरियाणा के टोल प्लाजाज हैं उनको फ्री किया जाएगा। साथ में जब मन की बात कार्यक्रम में जब 27 तारीख को नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे तो उसी प्रोग्राम के दौरान सारे देश के जो किसान हैं वो थाली बजाएंगे और अपनी जो शंकाएं हैं उनको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे। जगह जगह पर प्रदर्शन, जगह जगह पर स्लोगनियरिंग ये तो चल ही रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन हमेशा से सरकार की एक ही कोशिश रही थी कि किसी न किसी तरीके से इन किसानों को भागों में बांट दिया जाए, और अब ऐसी ही खबरें आ रही हैं। अब आज जैसे कि मिसाल के तौर पर आज ये खबर आ रही थी कि आज जो किसान मजदूर संघ है उसके बहुत सारे किसान, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो बागपत का इलाका है वहां कम से कम 20,000 ऐसे किसान हैं जो आज नरेंद्र सिंह तोमर से मिले और उन्होंने अपना समर्थन दिया इन तीनों कृषि कानून को, ये कहते हुए कि जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान बैठे हैं वो पूरी किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। और उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को ये बोला कि इन तीनों कृषि कानून को वापस लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे हित में है। इस बात को लेकर आज नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस से भी बात किया। तो कहीं ना कहीं जो पूरा किसानों का समुदाय है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब होड़ इस बात की लगी है कि जैसे जैसे जो कृषि कानून विरोधी जो किसानों का समुदाय है वो अगर अपना आंदोलन तेज कर रहा है तो दूसरी तरफ सरकार किसानों के समर्थन को जुटाने में लगी हुई है। जैसे कि किसान मजदूर संघ की मैंने आपको बात कही कि किस तरीके से इनके 20,000 किसान समर्थन देने आए। अभी थोड़े दिन पहले के कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये बात कही थी कि एक बार आप हुंकार भरेंगे तो 4 लाख किसान ट्रैक्टर और ट्रॉली में बैठकर दिल्ली में समर्थन देने चले आएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक ये भी कोशिश बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये दिखाओ कि वो कृषि बिल का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिंघू, टिकरी, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनका एक ही मत है कि ये जो तीनों कृषि कानून है ये उनके हित में नहीं है, उनका भविष्य खतरे में पड़ेगा और इसे वापस लेने की जरूरत है। अब उधर आपको बता दें कि कल 25 दिसंबर है और कल प्रधानमंत्री का एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो 6 राज्यों के किसानों से मिलेंगे, बात करेंगे। इसके साथ साथ 18,000 करोड़ 9 करोड़ किसान के परिवारों के खातों में डाले जाएंगे जो कि किसान सम्मान निधि का अमाउंट है। तो इन सारी गहमा गहमियों के बीच जो किसान आंदोलन है वो अपनी जगह खड़ा हुआ है। अब ये देखना है कि कृषि बिल के समर्थन में क्या ज्यादा किसान जुट पाते हैं या जो आंदोलनकारी जो किसान हैं जो कि कृषि बिल के खिलाफ हैं, जो कृषि कानून के खिलाफ है, उनकी संख्या ज्यादा भारी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है, लेकिन बातचीत का रास्ता शायद कोई निकलेगा, ये उसका हल मुझे निकलता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। और साफ साफ ये कहने में मुझे अब कोई संकोच नहीं है कि सरकार बातचीत तो करना चाहती है, लेकिन बातचीत के साथ जो सुनने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, आज उसकी बहुत कमी सरकार की तरफ से दिख रही है। कम से कम आप किसानों को सुनिए, समझिए उनके मन में क्या प्रॉब्लम है। आज जो किसान है जो टिकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर बैठा है वो आज इतना आतंकित क्यों है इन कृषि कानून से, और सिर्फ कॉर्पोरेट एजेंडा की, कॉर्पोरेट लॉबी का जो एजेंडा है वो किसानों पर थोपना, ये कहते हुए कि नहीं ये कृषि सुधार है, आपके लिए अतिरिक्त बाजार हम लेकर आए हैं, आपके लिए कई ऑप्शंस हैं। लेकिन किसान जिसको कि ये सारी चीजें लागू करनी है वो भी तो तैयार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर डाउट खड़ा होता है कि सरकार क्या वाकई में बातचीत करना चाहती है। बातचीत का नाम तो जरूर लेती है कि वो बातचीत करना चाहती है। कल जैसा शशि थरूर ने भी कहा कि दे आर रेडी टू टॉक बट दे आर नॉट रेडी टू लिसन। तो वही बात है कि बातचीत करने से ज्यादा किसानों को सुनने की जरूरत है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं जो आए दिन आजकल उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। अभी हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था, जलेसर का एक मामला बताया था, मुरादाबाद का के कांठ इलाके से एक राशिद अली नाम के मुस्लिम युवक को पकड़ा था जिसमें उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब एक ताजा मामला सामने आया है जो कि बहुत हैरान करने वाला है और उसको गौर से सुनिएगा। ये एक बिजनौर में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम साकिब था और साकिब सोनू के नाम से भी जाना जाता था। सोनू के साथ उसके क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जो कि बताया जा रहा है कि एक हिंदू दलित लड़की थी 14 साल की जो नाबालिग थी। सोनू की उम्र ये बताई जा रही कि वो 19 साल है, हालांकि उनके घर वालों का कहना है कि वो सिर्फ 17 साल का है इसलिए नाबालिग है।
तो उनका गुनाह ये था कि क्लास के बाद ये दोनों सोनू और उसकी जो फ्रेंड थी वो दोनों घूमने के लिए गए। घूमने के साथ साथ पिज्जा खाया, उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पिया और इतने में पुलिस आई और इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। और लड़के को गिरफ्तार करती है और लड़की को थाने ले जाकर पूछताछ करती है, ये कहते हुए और कि वो अपने घर वालों को बुलाए। और जब लड़की अपने घर वालों को बुलाती है तो घर वालों ने जो अपने इंटरव्यू में द प्रिंट और द इंडियन एक्सप्रेस को जो इंटरव्यू दिया है उसमें ये कहा है कि पुलिस ने जबरन एफआईआर लिखवाई है। और एफआईआर में क्या लिखा है, सोनू मेरी लड़की को शादी और धर्म परिवर्तन करने के इरादे से बहला फुसलाकर भगा ले आया था, जबकि उन्होंने मीडिया से अपने इंटरैक्शन में कहा है कि नहीं, इसमें धर्म परिवर्तन और जबरन शादी का मामला नहीं था। वो एक दूसरे को जानते थे, साथ में घूमते थे, लेकिन शादी और धर्म परिवर्तन का मामला नहीं था। अब आपको ये भी बता दें कि लड़की के पिता ने यह भी कहा कि इस मामले को रफा दफा करो, लड़की से गलती हो गई है और हम इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते हैं। तो पुलिस वालों ने क्या कहा, पुलिस वालों ने यह कहा कि ये लड़की इस लड़के के साथ भाग जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप अभी इसके खिलाफ केस दर्ज करवा दें। तो ये क्या पुलिस की जो मंशा है वो जाहिर होती है कि पुलिस अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लव जिहाद के केसेस अपनी बुक्स में, अपने पेपर्स में दिखाना चाहता है कि देखिए किस तरीके से हम लव जिहाद के कानून को वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये जो कानून आया है इसकी कितनी जरूरत थी। आए दिन यहां पर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, उस मामले में कितना तथ्य है, कितना सब्सटेंस है, इसकी गहराई में कोई नहीं जा रहा है। पुलिस की जो इंसेंसिटिविटी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, पुलिस का जो बर्बर रवैया है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये दिखाना चाहते हैं कि अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में कि ये देखिए किस तरीके से पुलिस धरपकड़ कर रही है, एक खास समुदाय को अटैक कर रही है, कानून का दुरुपयोग कर रही है, और ये चीजें लगातार होती चली आ रही हैं। आपको कितने केसेस मैंने बताए हैं, मुरादाबाद में केस सामने आया था, जलेसर में का भी ऐसा ही मामला सामने आया था, 2 दिन पहले की बात है। अब बिजनौर में भी एक ऐसा मामला सामने आया। थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक मामला तो बिल्कुल अफवाह के बेसिस पे दर्ज किया गया, जिसमें कि ये कहा गया कि धर्म परिवर्तन है, और एंड में ये पता चला कि दोनों युवक और युवती दोनों ही मुसलमान थे, तो उन पर धर्म परिवर्तन के आरोप कैसे लग सकते हैं। लेकिन ये जो मामला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक दलित हिंदू लड़की है, तो इसमें इस युवक को यानी सोनू उर्फ साकिब को इसमें 10 साल की सजा है। अगर आप लव जिहाद के कानून को देखें तो उसमें 10 साल की सजा है और 25,000 का जुर्माना है। यानी कि अगर आप, और साथ में सिर्फ इतना ही नहीं, उस साकिब लड़के के खिलाफ पुलिस ने कितने सारे केसेस किए हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से केसेस हैं जो आज सोनू के खिलाफ दर्ज हुए हैं। पहले तो पॉक्सो का मामला भी सामने आया है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, वो दलित एट्रोसिटीज यानी कि SC/ST एक्ट एट्रोसिटीज एक्ट के तहत वो मामला दर्ज किया गया है। लव जिहाद के कानून उसको लेकर दर्ज किया गया है, किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया है। तो इतने सारे केसेस दर्ज किए गए हैं। उसका गुनाह क्या था कि वो अपने साथ में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ पिज्जा खा रहा था और कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। लेकिन पुलिस आज जबरन एक FIR दर्ज कैसे करा सकती है, पुलिस आज जबरन एक फैमिली पर ये कैसे थोप सकती है, ये कैसे कह सकती है कि नहीं, अगर आपने अभी केस दर्ज नहीं कराया तो आपकी लड़की इसके साथ भाग जाएगी। तो ये एक निहायती इनसेंसिटिव रवैया पुलिस का सामने नजर आता है, और ये क्लियर कट एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल है कि किस तरीके से लव जिहाद के कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इस पर योगी सरकार इसलिए चुप है क्योंकि योगी सरकार का ये एजेंडा है कि एक खास समुदाय जिसमें कि मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करने का जो एजेंडा है मोदी सरकार का, वो सामने दिखता है। हम बार बार ये बात कहते हैं, एक आड़ में एक थोड़ा लिहाज करके हम इस बात को कहते हैं कि एक खास समुदाय को, लेकिन यहां पर जिस तरीके से जो मुसलमान युवक हैं उनके खिलाफ जो जिस तरीके के केसेस दर्ज हो रहे हैं, आज इससे साफ पता चलता है कि किस तरीके से एक जो हेट कैंपेन मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ योगी सरकार चला रही है, ये उसका ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है। गुनाह क्या है? क्या कोई एक लड़का या लड़की साथ में बैठकर पिज्जा खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, अगर वो साथ में खा पी रहे हैं तो इसका मतलब ये कि धर्म परिवर्तन होने वाला है या वो जबरन शादी करने वाले हैं? तो आज एक कहीं ना कहीं माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। और आपको बता दें कि लव जिहाद का कानून है वो संविधान में कहीं इसकी स्टैंडिंग नहीं है। अभी हाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इसमें टिप्पणी की है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर अपनी इच्छा से कोई भी एडल्ट व्यक्ति, बालिग व्यक्ति अगर अपनी धर्म से
अपने इच्छा से धर्म बदलता है और किसी के साथ शादी करना चाहता है तो इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। ये बातें संविधान के चैप्टर्स में भी हैं। राइट टू चॉइस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारी बातें सिर्फ बातें ही है योगी सरकार के लिए, क्योंकि संविधान में ये चैप्टर्स हैं, लेकिन संविधान को दरकिनार करके एक ऐसा कानून लाया गया है जिसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। एक नहीं बल्कि कितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि अगर इस कानून को चैलेंज किया जाएगा तो ये कानून एक भी मिनट अदालत में नहीं टिकेगा, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लेकिन आपको मैं बता रही हूं कि रोज आप तक मैं ऐसी लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन सत्य हिंदी आप तक ऐसी खबरें पहुंचाता है कि किस तरीके से लव जिहाद के कानून का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन वहां पर आश्चर्य की बात यह है कि ना तो विपक्षी पार्टीज इस चीज को उठा रही हैं, ना जो वहां की जो सामाजिक संगठन है वो बहुत ज्यादा उठा रही है, क्योंकि ये जो मामला है पूरा ये लव जिहाद का, इसके तंत्र को बनाने में कि किस तरीके से लोग इन्फॉर्म करते हैं कि एक लड़का लड़की साथ में बैठे हैं, लड़का लड़की साथ में शादी करने जा रहे हैं, तो पूरा एक तंत्र योगी सरकार ने पिछले 3 या 4 साल में बनाया है। और वो तंत्र आज इतना मजबूत है कि इस तंत्र के खिलाफ बोलने की या काम करने की किसी के पास ऐसा लग रहा है कि शक्ति बची ही नहीं है। इसीलिए इस लव जिहाद के कानून का लोग मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके खिलाफत में बहुत ज्यादा कोई यूपी में बोलना नहीं चाहता। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वो टारगेट हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि लव जिहाद के कानून के इर्द गिर्द जो तंत्र है वो इस समय कितना मजबूत है कि कोई इस चीज को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन क्या ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है? क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उल्लंघन नहीं है? ये हम और आप जैसे लोग इस बात की उल्लंघनों की व्याख्या हम इसका उल्लेख करते रहेंगे, लेकिन सरकार की कान में जूं नहीं रेंग रही है। सरकार बिल्कुल शांत है। उसको सिर्फ ये दिखाना है कि जो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, देखिए ये जरूरत थी इस लव जिहाद के कानून को लाने की, क्योंकि इतने सारे केसेस आप देख रहे हैं एक के बाद एक हमारे सामने आ रहे हैं जिन पर हम धरपकड़ कर रहे हैं, और इसीलिए ये कानून को वैलिडेट किया जा रहा है कि देखिए इस कानून की यूपी में कितनी ज्यादा जरूरत थी। तो यानी कि जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की जो बुक्स हैं उनमें एक संख्या दिखाने की यूपी पुलिस कोशिश कर रही है कि देखिए, क्योंकि ये सरकार का एजेंडा है कि खास समुदाय के लोगों को टारगेट करना है, दिखाना है कि लव जिहाद का कानून किस तरीके से जो मुस्लिम युवक हैं वो हिंदू लड़कियों को गुमराह करके और उनसे शादी करना चाहते हैं। तो प्योरली आप नंबर्स भरना चाहते हैं कि देखिए एक नहीं कितने मामले हैं, और उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में दिखाना चाहते हैं, ताकि जब एनसीआरबी के जब आंकड़े आए तो आप ये दिखा सकें कि देखिए लव जिहाद के कितने मामले हमने यूपी में रजिस्टर किए हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स का क्या? आज ह्यूमन राइट्स के बारे में तो कोई भी नहीं सोच रहा है। इसके बारे में आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। अब बात करते हैं 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। आपको ध्यान होगा कि वो ठीक 1 साल पहले हुए थे, जो 2014 के आम चुनाव हुए थे। और लोग इस तरीके से बात उस समय कर रहे थे कि किस तरीके से 2014 का जो चुनाव था उसमें कितना ध्रुवीकरण हुआ था, और ध्रुवीकरण का एक बड़ा सोर्स मुजफ्फरनगर में होने वाले दंगे थे। किस तरीके से एक रिलीजियस पोलराइजेशन उत्तर प्रदेश में दिखा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द मुजफ्फरनगर राइट्स। अब मुजफ्फरनगर राइट्स में 7 सितंबर 2013 को एक महापंचायत हुई थी जो नांगला मंडोर के एक इंटर कॉलेज में हुई थी। वहां पर बीजेपी के कुछ नेता थे, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, और उन नेताओं में किसके किसके नाम हैं अब आपको बताते हैं। उन नेताओं में संगीत सोम का नाम आता है जो कि एमएलए थे सारधना मेरठ से, सुरेश राणा का नाम आता है जो कि एमएलए थे थाना भवन शामली से, कपिल देव का नाम आता है जो मुजफ्फरनगर सदर सीट से थे, और साथ में जो हिंदुत्व की लीडर है साध्वी प्राची, उनका भी नाम आता है। लेकिन अब खबर क्या है आज मुजफ्फरनगर दंगे की, जिससे आपको भी थोड़ा हैरानी होगी। मुजफ्फरनगर दंगे में आज का अपडेट ये है कि अब योगी सरकार ये जो 3 नाम मैंने आपको बताए हैं, संगीत सोम, सुरेश राणा और कपिल देव का, इनके खिलाफ जो केसेस दर्ज थे उन केसेस को वापस करने की याचिका एक दायर की गई है। और ये पूरा मामला कहां से शुरू हुआ था? 2018 में जो केंद्रीय मंत्री हैं सुनील बालियान, वो कुछ लोगों के साथ योगी सरकार से मिलने गए थे। उन्होंने कहा था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसमें जो हिंदू लीडर्स हैं,
हिंदू जो पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए थे उन केसेस को वापस लिया जाए, जिसके बाद योगी सरकार ने एक पत्र लिखा शामली और बागपत के प्रशासन को और इसके बाद ये याचिका दायर की गई है। अब आपको बता दें कि जो राज्य सरकार के जो गवर्नमेंट काउंसिल है राजीव कुमार, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में ये कहा है कि ये मामला अभी पेंडिंग है लेकिन याचिका को दायर कर दिया गया है। अब इन लोगों के खिलाफ किस तरीके के केसेस थे, इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, आगजनी का मामला था, तो ऐसे बहुत सारे केसेस थे। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे, उन प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स का वायलेशन किया था संगीत सोम ने, सुरेश राणा ने, कपिल देव ने। तो कहीं ना कहीं सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए इन लोगों ने महापंचायत, बिना नियम बिना परमिशन के महापंचायत बुलाई और पंचायत में लौटने के बाद जिस तरीके से दंगे हुए, वो दंगों का कारण था किस तरीके से संगीत सोम, सुरेश राणा और कपिल देव ने जो भड़काऊ भाषण दिया था उसकी वजह से ये दंगे हुए थे। और आपको अगर ध्यान हो तो इस दंगे में 65 लोगों की जानें गई थी और 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और जिसका एक सीधा इम्पैक्ट 2014 के चुनाव में दिखा गया था। आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल का तो बिल्कुल सफाया हो गया था इस दंगों के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है कि जो अभियुक्त हैं मुजफ्फरनगर दंगों के, तो उनको किसी न किसी तरीके से सजा मिले। और सजा क्यों ना मिले, क्योंकि वो बीजेपी के हैं, उन्होंने हेट स्पीचेस किए थे, वही एजेंडा योगी सरकार का है हेट स्पीचेस को सपोर्ट करने का। तो आज वो कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे, योगी सरकार इन अभियुक्तों को बरी कराना चाहती है और गंभीर तरीके से जो रियल अभियुक्त हैं उनको कल्प्रिट नहीं बनाना चाहती, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं करना चाहती। अब आपको याद दिला दें कि पिछले साल योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी जो केसेस थे उनको विड्रॉ किया गया था। उसके पहले जो एक उदयबान कंवरिया हैं, एक विधायक, उनके खिलाफ जब केसेस को विड्रॉ किया गया तो उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपत्ति भी जताई। तो इन तमाम जो गतिविधियां हैं उनके बीच बिल्कुल ये साफ पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और दंगों के मामले में, खासकर जब हिंदू मुसलमान और जहां पर यादव का जो पूरा, जाटों का जो पूरा मामला आता है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार इस पूरी अवस्था को लेकर, पूरी जो स्थिति है उसको लेकर गंभीर नहीं है कि जो रियल अभियुक्त हैं, जो अक्यूज्ड हैं, उनको सजा मिले। तो ये कहीं ना कहीं योगी सरकार की मंशा को दर्शाता है कि बिल्कुल वो सीरियस नहीं है कि मुजफ्फरनगर दंगों के अभियुक्त को सजा मिले, बल्कि सजा नहीं, बल्कि जो केसेस दर्ज किए गए हैं वो विड्रॉ किए जाएं, उन्हें वापस लिए जाएं। संगीत सोम से आपको याद होगा कि संगीत सोम से जब पूछा गया था कि आपके मामले, आपके खिलाफ ये केसेस क्यों दर्ज किए गए, तो उन्होंने कहा कि इसके पॉलिटिकल रीजंस हैं और इसका राजनीतिक मोटिव है जिसके लिए हमारे ऊपर केसेस किए गए थे। तो आप ये सोच सकते हैं कि आपस में ही जो आपसी पार्टी का जो भाईचारा है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अब योगी आदित्यनाथ बीजेपी के हैं तो वो बीजेपी के लोगों को बचाएंगे, भले ही कितने संगीन आरोप उन पे लगे हों। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यूपी में देखिए कि किस तरीके से खराब हो गई है, और भी खराब हो गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल ये साफ दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। और आज के एजेंडा की 3 स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।